बच्चों अब हम देखते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकाला जाता है। आपको चार में से एक चीज़ दी होगी। क्या क्या? पहली चीज़, आपको दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए होंगे। इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, दो वेक्टर्स दिए होंगे जो इन लाइंस के पैरेलल होंगे। ठीक है, आपको दोनों बातों का अंतर समझ में आना चाहिए। एक्चुअली कहने का अंतर है, बातें एक ही हैं। क्या दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए होंगे या फिर दो लाइन के पैरेलल वेक्टर्स दिए होंगे, तो आपको इन दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना होगा। सेकंड कंडीशन क्या दी होगी, आपको इन दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस दिए होंगे और आपको इन लाइंस के बीच में एंगल निकालने को पूछा जाएगा। थर्ड क्या हो सकता है, आपको दो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दी होंगी और उन लाइंस को देखकर आपको उनके बीच में एंगल निकालना होगा। फोर्थ क्या हो सकता है, आपको दो कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D दी होंगी। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर आपको लाइन की इक्वेशन दी होगी और आपको एंगल निकालने को दिया जाएगा। फिफ्थ केस भी क्या हो सकता है कि आपको एक वेक्टर फॉर्म दे दिया होगा और एक कार्टेशियन फॉर्म दे दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनके बीच में एंगल निकालिए। तो हम पांचों को देखेंगे, पांचों टाइप की एक एक प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल बिटवीन द लाइंस निकालते कैसे हैं जबकि उनकी डायरेक्शन रेशियो दिए हों। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3D में, तीन एक्सिस दी हुई हैं मुझे और साथ में क्या दो लाइंस दी हुई हैं, इनके बीच में एंगल मुझे निकाल के देना है। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए लाइन ले लेते हैं दो। ठीक है, चलिए एक लाइन दी हुई है आपको, ये दी हुई है और दूसरी दी हुई है, ये दी हुई है। ठीक है, दो लाइन दी हुई हैं और इनका नामकरण कर लेते हैं। ये लाइन मान लेते हैं L1 है और ये लाइन L2 है। ठीक है जी, तो देखिए ये दिख रहा है एंगल मुझे क्लियरली। ठीक है जी, तो मान लीजिए ये थीटा एंगल है जो कि इन दोनों लाइन्स के बीच में बन रहा है। और गिवन क्या है कि ये जो लाइन है L1 लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं A1, B1 एंड C1। ये डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या दिए हुए हैं, L2 के A2, B2, C2। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिख दिया है मैंने। आपको एग्जाम में ऐसे लाइन के ऊपर डायरेक्शन रेशियो लिखने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला है। बुक में आपको इस तरीके से लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज हैं और ये लाइन L2 के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो आपको निकालना है कि इन दो लाइन के बीच में इक्वेशन एंगल क्या होगा। तो जो देखिए, यदि आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि इस लाइन के पैरेलल वेक्टर लिख सकते हो इजीली। क्या लिख सकते हो, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर ये होगा, ये वेक्टर ये वाला है। ठीक है जी, चलिए साथ में इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर मैं लिखता हूँ। मान लीजिए कोई ये वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन हो सकती है A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। तो ये दो वेक्टर्स मुझे बेसिकली ये वेक्टर और ये वेक्टर मिल गया। अब इनके बीच में एंगल निकालने का तरीका हम लोग ऑलरेडी वेक्टर में सीख चुके हैं कि किसी गिवन दो वेक्टर्स हो तो उनके बीच में एंगल निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते थे, है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या करते थे, आपको याद दिला देता हूँ थोड़ा सा। कॉस थीटा वॉज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये फॉर्मूला था, आपको याद होगा, नहीं है तो आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पक्का इसका यूज़ होने वाला है आपका। मान लीजिए इसको या तो वेक्टर में या 3D में कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाएगा, या फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बीच में यूज़ हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड वेरी सिंपल एज वेल। तो बच्चों ये फॉर्मूला में मालूम है, यदि दो वेक्टर्स दिए हों तो उनके बीच में एंगल निकालने का। अब यहाँ मैंने देख लिया कि लाइन की यदि डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो मैं उनको पैरेलल वेक्टर्स में कन्वर्ट करके दो वेक्टर्स की इक्वेशन लिखी और उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू इन दोनों वेक्टर्स का, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। बेसिकली मुझे क्या करना है, A1 I कैप प्लस I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1
के कैप, इसके बीच में, और दूसरा वेक्टर है A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल के इनके मैग्नीट्यूड से, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड में डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों एक बार, क्या होगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड सिमिलरली A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। दिस विल गिव यू डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी कोफिशिएंट्स जीरो हो जाते हैं, बिकॉज आई का जे के साथ और आई का के के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है जी। ऑलरेडी हमें पता है ये चीज़, वेक्टर से हम सीख के आ रहे हैं ये चीज़। तो ये बन जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू ना, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कॉस थीटा या एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस दी हुई हैं विद डायरेक्शन रेशियोज, तो हम उनके डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि पैरेलल वेक्टर्स कैसे होंगे वो निकाल के दिखाए पहले, और फिर उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट के थ्रू मैंने एंगल निकालना सिखाया। एग्जाम में आपको क्या करना है, क्वेश्चन आएगा, आपको दो लाइन दी होंगी, उनके डायरेक्शन रेशियो बताए होंगे, उन रेशियोज़ को देख के डायरेक्टली आपको एंगल निकालना है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही रेशियो देखे आपने ये फॉर्मूला लगाना है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड दिस वैल्यू। ये फॉर्मूला आपको मैं, आप चाहें तो एक बार लिख ही देता हूँ मैं इस फॉर्मूले को बच्चों। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने एक बार वीडियो को पॉज करके इसको लिख दिया है नीचे। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जहाँ A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइन्स। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप एंगल बिटवीन दीज टू लाइन निकाल सकते हो, ये आपको याद रखना है। इसकी जगह यदि आपको रेशियोज की जगह आपको बोल दिया कि डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं और बोल दिया कि L1 M1 एंड N1 एक सेट हो गया, यानी पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे दिया आपको L1 M1 एंड N1, और सेकंड की दे दिए L2 M2 और N2, ठीक है। यहाँ भी आप कॉमन लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली 1 1 है। तो यदि कोसाइंस दे दिए तो भी आप इसी फॉर्मूले को लगा सकते हो, क्योंकि कोसाइंस भी एक तरह से डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, जहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अच्छा, सिंस एल स्क्वायर, यहाँ नीचे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, और आपको ऑलरेडी याद होगा कि स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज यूनिटी। तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। मैं एक बार लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या बन के आएगा बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, नीचे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा यदि आपको डायरेक्शन कोसाइंस दे दिए हैं तो, और डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सिंपल है, यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट चीज़ आपको एक और ध्यान रखनी पड़ेगी कि कॉस थीटा की जगह आपसे ऑप्शन कुछ इस तरह के आ गए या मल्टीपल चॉइस में आ गया, तो आपको यदि साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो आपको कॉस थीटा निकालने से काम नहीं चलेगा। तो उस केस में क्या करना है, आपको सिंपल जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, 9th-10th क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं इसको। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर होके 1 में से माइनस करोगे। लेंदी कैलकुलेशन है, जब क्वेश्चन आएगा उस टाइम को करना है, इसको एज ए फॉर्मूला याद नहीं करना। एज अ फॉर्मूला सिर्फ आई विल रिकमेंड कि कॉस थीटा का ही याद करो। साइन थीटा आ जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है, कि सर ने साइन थीटा तो करवाया नहीं था, इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेना। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये और भी फंडामेंटल फॉर्मूला है जो आप ऑलरेडी 9th-10th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे होंगे, नहीं भी पढ़ा होगा तो 11th में तो पढ़ा ही होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके साइन में कन्वर्ट कर लेना,
नहीं तो कॉस की वैल्यू, या एंगल डायरेक्ट पूछा है तो जो भी एंगल निकल के आएगा वो एंगल कोट कर देना। किसी किसी प्रॉब्लम में ऐसा हो जाता है कि आपको साइन की वैल्यू पूछी जाती है और एंगल डायरेक्ट निकल के नहीं आता, एक वैल्यू निकल के आती है, तो आपको कई बार उस फॉर्मूले का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बच्चों हम देखते हैं कि ये तो हो गए दो तरीके, यदि डायरेक्शन रेशियोज दिया हो या डायरेक्शन कोसाइन दिया हो। अब हम देखते हैं यदि लाइन की इक्वेशंस दी हैं वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में या इन दोनों का मिक्स दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होता है बच्चों। दो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के बीच में एंगल निकालने से पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 354 एंड 112। अभी हमने इसकी थ्योरी देखी, बहुत ही ईजी होता है। क्या करना होता है बच्चों, देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। cos थीटा इज गिवन बाय a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको कोट करना जरूरी है। फिर आप लिखेंगे हेयर a1 कॉमा b1 कॉमा c1 आर क्या वैल्यूज दी हुई हैं 3, 5, 4 एंड या फिर आप इसको इस तरीके से ना लिख के आप ऐसे भी कर सकते हो। हेयर a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 5, c1 इज इक्वल टू 4 एंड a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इतना आप एग्जाम में बोर्ड में लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद यूजिंग द अबव फॉर्मूला cos थीटा क्या आएगा बच्चों, a1 a2 3 इंटू 1 प्लस b1 b2 तो 5 इंटू 1 प्लस c1 c2 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर। दूसरे स्क्वायर रूट में क्या आएगा बच्चों, जो सेकंड सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज है उनका स्क्वायर्स का सम, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 प्लस 5 8 और 8 16। ठीक है, डिवाइडेड बाय अब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 25 और 5 का स्क्वायर इज 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 50, तो बच्चों ये हो गया 5√2। ठीक है जी, इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 1 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6। और स्क्वायर रूट ऑफ 6 में क्या आता है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करके बन गया 2 बार आ गया, तो 16/2 8 डिवाइडेड बाय 5√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। आपको पूछा गया था एंगल बिटवीन द लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, तो आप खाली इतना करके लिख के आओगे तो हो सकता है आपके नंबर आधा नंबर काट लेगा वो, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया है अभी। देयरफॉर द एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/5√3। इस तरीके से आपको लिख के आना पड़ेगा ये वैल्यू, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि यदि दो वेक्टर इक्वेशंस दी हुई हैं या दो कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई हैं या इनका मिक्स दिया हुआ है, तो उन लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए शुरुआत करते हैं हम वेक्टर इक्वेशन के थ्रू। तो मान लीजिए दो वेक्टर इक्वेशंस दी हुई है लाइन की। मान लीजिए पहली इक्वेशन दी हुई है आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए बच्चों आर वेक्टर इज इक्वल टू दी हुई है a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर। ठीक है, ये पहली इक्वेशन होगी लाइन की। और सेकेंड इक्वेशन है बच्चों, मान लीजिए आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ठीक है जी, ये सेकेंड इक्वेशन है। लैम्डा और म्यू क्या है, पैरामीटर्स हैं। सिंस लैम्डा हमने यहाँ यूज़ कर लिया तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने म्यू यूज़ कर लिया। चलिए, तो आपको अभी तक हमने वेक्टर इक्वेशन अच्छे से पढ़ ली है, तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होनी चाहिए
कि जो पहली वाली लाइन है ये b1 वेक्टर के पैरेलल है और सेकंड लाइन है वो b2 वेक्टर के पैरेलल है। तो यदि इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो आपको बेसिकली b1 और b2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। और वो कैसे निकल सकता है? सिंपल डॉट प्रोडक्ट करके। आपको ये फॉर्मूला भी वेक्टर के थ्रू मालूम ही है, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1, ठीक है जी, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली वेक्टर इक्वेशन को देखते ही उनके बीच में लाइन की दो वेक्टर इक्वेशंस होंगी, उनके बीच में एंगल आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए वेक्टर इक्वेशन ना देखिए, उसने हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया। तो कार्टेशियन इक्वेशन किस तरह से होती है बच्चों? जैसे x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1। ये हो गई पहली इक्वेशन। इसमें x1 y1 और z1 क्या रिप्रेजेंट करते थे? पॉइंट जिससे कि ये लाइन गुजर रही है। और a1 b1 c1 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो यदि मैं a1 i कैप b1 j कैप और c1 k कैप करूंगा, यानी इफ आई राइट अ वेक्टर b वेक्टर या b1 वेक्टर इज इक्वल टू a1, इसको b1 नहीं लेते, कन्फ्यूजन हो जाएगी ना। इसको मान लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं लेट्स से हम इसको ले लेते हैं d1, इसको d वेक्टर ले लेते हैं, d1 वेक्टर, ठीक है जी। तो d1 वेक्टर क्या हो जाएगा? a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ठीक है। इस लाइन को देखते ही ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये लाइन a1 b1 c1 वेक्टर के पैरेलल है या a1 b1 c1 इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड लाइन कैसे लिख सकते हैं हम लोग? x माइनस, मान लीजिए x2 पॉइंट से गुजर रही है और इसके रेशियोज a2 b2 और c2 होंगे, तो y माइनस y2 अपॉन b2, ठीक है जी, z माइनस z2 अपॉन c2। और इसके लिए करस्पॉन्डिंग लाइन करस्पॉन्डिंग वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या होगा? वो होगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक करना है क्या? बेसिकली d1 वेक्टर और d2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। यानी जो चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन में, वो उसका यूज़ करके मैं एक वेक्टर लिखा और इन वेक्टर्स के बीच में एंगल डायरेक्टली इस फॉर्मूले से मैं निकाल दूंगा। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। इस फॉर्मूले को भूल गया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। ये फॉर्मूला नहीं भूलना है और कार्टेशियन इक्वेशन को कैसे इंटरप्रेट करना है, वेक्टर इक्वेशन को कैसे इंटरप्रेट करना है, वो मैं याद रहना चाहिए। यदि इतनी चीज़ें याद हैं तो आप बहुत ईजिली इस तरह के क्वेश्चंस को हिट कर लोगे। और बिलीव मी बच्चों, 3D बहुत ही आसान टॉपिक है। 3D के मार्क्स CBSE में एक तरह से फ्री के मार्क्स हैं। थोड़ी सी भी आप इसको तैयारी करके जाओगे तो 3D में पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बड़ा ही स्कोरिंग टॉपिक है ये। एक और बात बच्चों, यदि आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है आपकी तैयारी के लिए एंड इफ़ यू आर रियली लर्निंग एंड एंजॉइंग माय वीडियोस, तो इनको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू लाइक, बट आप शेयर कीजिए सो दैट सभी को बेनिफिट मिल सके। दीज वीडियोस आर फ्री एंड आई वांट कि हर किसी को फ़ायदा हो सके, कम टाइम में लोग तैयारी कर सकें। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जिसमें हमें दो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई हैं और इनके बीच में एंगल निकालना है। इन लाइन्स के बीच में एंगल निकालना है। तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अभी तक क्या करते हैं? एंगल इज गिवन बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन के बीच में एंगल कैसे मिलता है बच्चों? कॉस थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर, ठीक है। वेयर b1 एंड b2 आर दीज वेक्टर। ये b1 वेक्टर है बच्चों, ये b1 वेक्टर हो गया और ये b2 वेक्टर हो गया, ठीक है जी। तो क्या करेंगे बच्चों इसमें? b1 b2 की वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। सिंपल, cos थीटा इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट 3 1 6, 3 i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है जी,
डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड्स। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? 1, 2 एंड 3 का स्क्वायर्स का सम का स्क्वायर रूट, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है जी। इसका क्या होगा? 3, 1 एंड 6 का स्क्वायर्स का सम का स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्या होगा? आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 3 हो गया, 2, ठीक है जी, 3 इंटू 6 18। चलिए, डिवाइड बाय 3 स्क्वायर 9 प्लस ये 14 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये कितना हो गया बच्चों? 3 3 या 9 1 10 30 46, स्क्वायर रूट ऑफ 46। तो ये वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। 3 + 2 5 + 18 23 डिवाइडेड बाय √2 एंड √2 कॉमन है, बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, बचेगा 7 और यहाँ बचा 23। तो 7 इंटू 23 कितना हो गया बच्चों? 161। So cos theta is equal to this value, and this implies that theta is equal to cos inverse 23 by 2 square root of 161. This is the required answer. तो देखा बच्चों कितना इजी है। आपको सिंपल एक फॉर्मूले पे बेस्ड हर बार यही फॉर्मूला यूज होगा जब भी आप एंगल निकालोगे। और यदि आपको स्पेसिफिकली साइन थीटा पूछ बैठा कि व्हाट इज द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, तो आप क्या करोगे? कॉस की वैल्यू निकाल के √1 - कॉस स्क्वायर कर दोगे तो साइन की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल चीज़ों को सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कॉम्प्लेक्स तरीके से साइन का फॉर्मूला इसको एक्सपेंड करके और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को याद रखें, उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो कि कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन के बीच में एंगल निकालने की है। इसमें क्या करना बच्चों? कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है। लास्ट प्रॉब्लम जो हमने की थी उसमें वेक्टर इक्वेशन दी हुई थी। तो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या करना है? जो बच्चों ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, इनके थ्रू हम पैरेलल वेक्टर्स निकाल लेते हैं, या आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो कि यदि ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये वैल्यूज़ दिस एंड दिस, ये क्या होगा? इस लाइन की, फर्स्ट वाली लाइन की डायरेक्शन रेशियो होंगी, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये सेकेंड वाली लाइन की डायरेक्शन रेशियोज होंगी। तो इन डायरेक्शन रेशियोज का यूज़ करके हम लोग इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों क्या करना है इसमें, सिंपल है, लिख दीजिए एक बार, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन आर क्या है? 3, 5 एंड 4, 3, 5, 4 एंड डायरेक्शन रेशियो। बच्चों ये जो मैं लिखने की एक्टिविटी करता हूँ, ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि बोर्ड के एग्जाम में मैं कई क्वेश्चंस में लिखे बिना आपको सिर्फ वर्बली बता देता हूँ कि आपको लिख के आना है। कुछ क्वेश्चंस में लिख देता हूँ ताकि बच्चों को एक बार थोड़ा सा आइडिया लगता रहे कि एग्जाम में आपको लिखकर क्लियरली स्पेसिफाई करके डिस्क्राइब करके चलना है ताकि मार्क्स पूरे आएँ। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन, ठीक है। चलिए क्या है सेकेंड लाइन आर, क्या है बच्चों? 2, 1 एंड 2, 2, 1 एंड 2, ठीक है जी। और आपको पता है कि यदि डायरेक्शन रेशियोज मालूम हो तो एंगल कैसे निकलता है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। जब हम सबसे पहला टॉपिक इसमें किया था इस वाली हेडिंग में कि दो डायरेक्शन रेशियोज दिए हों तो आप एंगल कैसे निकालोगे, तब हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी देखा था। सेम फॉर्मूला मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, इसका यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ खास नहीं करना बच्चों। ये वैल्यूज़ 3, 5, 4 A1 B1 और C1 की जगह रखनी है, और 2, 1 एंड 2 वैल्यूज़ A2 B2 और C2 की जगह रखनी है और सॉल्व कर देना है। तो आइए बच्चों एक बार वैल्यूज़ पुट करके एक्चुअल रिजल्ट निकाल लेते हैं। A1 ये है A1, ये है B1 और ये है C1, ठीक है। ये है A2, ये है B2 और ये है C2। अब ये A1 B1 C1 की वैल्यूज़ मैं इसमें रखता हूँ।
तो ये हो गया 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज पुट करनी है, इसका तीनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो 9 प्लस 25 प्लस 16, यहाँ 4 प्लस 1 प्लस 2, ये किसकी वैल्यू बच्चों? कॉस थीटा की वैल्यू है ना। तो 3 2 जा 6 और 5 11 और 8 19 डिवाइडेड बाय दिस इज 5 रूट 2 एंड दिस इज 2, so this should be 4, right? So this is 9, square root of 9 is 3, and this is 5 root 2, so 15 root 2. So this is the value of cos theta, and this implies that theta is equal to cos inverse 19 upon 15 root 2. तो ये वैल्यू आपको फाइनली कोट करनी होगी।